अब एक और चीज पे आ जाते हैं। देखो, एक तो ये हो गया कि बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं कि बायोलॉजी कहाँ कहाँ फैली हुई है। एक ये होता है कि बायोलॉजी का दूसरी जो आपके पास जो साइंसेज है ना, उसके साथ क्या इंटरेक्शन है। व्हाट इज द इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजी विद डिफरेंट साइंसेज, डिफरेंट साइंसेज के साथ। अब डिफरेंट साइंसेज कौन कौन सी होती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इस तरह की चीजें हो गई ना। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा? बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स, आप बोलोगे सर बायोफिजिक्स ये क्या होती है? मतलब फिजिक्स के साथ बायो का तो कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं भाई कि आपके पास अल्लाह भला करे वेव्स, इलेक्ट्रॉन, आपके पास थर्मोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, अजीब गरीब कहानियां होती है फिजिक्स के अंदर। ठीक है भाई, हम तो बोलते हैं वो वाली फिजिक्स पढ़ाओ जो मार्वल यूनिवर्स वाली फिजिक्स है, टाइम ट्रेवलिंग वाली, क्वांटम फिजिक्स वाली। हम कोई मशीन बनाए उसमें हम टाइम ट्रेवलिंग कर जाएं, ठीक है, पोर्टल्स खुल रहे हो, वर्म होल्स, हमें मार्वल्स वाली फिजिक्स पढ़ाओ। ये क्या पढ़ा रहे हो बिला वजह की बिजली बिजली, ऐसे ही है ना। तो हम बोलते हैं भाई फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के साथ बायो का कॉम्बिनेशन क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। देखो मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, लॉज ऑफ फिजिक्स दैट आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। लॉज ऑफ फिजिक्स जिससे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस समझ रहे हैं। किसी के पास एग्जाम्पल है ना? एग्जाम्पल है, हाँ, एवेंजर्स वाली जो फिजिक्स है, पोर्टल्स खुल रहे हैं, एंटमैन की तरह हम क्वांटम लेवल पे जा रहे हैं, और लाइक मल्टीपल यूनिवर्सेस, इस तरह की बातें कर रहा हूं मैं। खैर, मैं कह रहा हूं किसी के दिमाग में बायोफिजिक्स की कोई एग्जाम्पल है कि हम फिजिक्स को बायो के साथ मिला के क्या कुछ कर सकते हैं? चलो दिमाग लगाओ अपने, शाबाश, देखते हैं भाई कहां तक पहुंचते हो तुम लोग। मुझे लग रहा है एक आध का जवाब आ जाएगा। सर डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजी। ओके, ओहो, अरे बॉम, अरे वाह। हाँ देखो, मुगीज ने कहा अल्ट्रासाउंड, अब्दुल हादी ने कहा रेडियो लेबलिंग, अंशरा ने कहा कॉन्टेक्ट लेंसेज, हसन ने बड़ी खतरनाक बात कर दी, बॉम। बॉम का इंसान से क्या ताल्लुक है? अच्छा, मारने के काम में इस्तेमाल आएगा, ऐसे ही ना। हमसे हसन बेटा क्या सोच के बोला था ये? काउंटर स्ट्राइक खेल लेते। ये बॉम्ब कहां से आ गया? मूवमेंट ऑफ मसल्स का, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, एक एक करके जरा मैं बात समझाता हूँ। पहले कॉन्टेक्स्ट लेंस से समझ लो। आंख खराब है आपकी, दिख नहीं रहा, जैसे मेरा मसला है, ओह चश्मा उतार दिया, सब कुछ ब्लर दिख रहा है। बट इफ आई एम गोना वेयर एन कॉन्टेक्ट लेंस, तो कॉन्टेक्ट लेंस मुझे हेल्प करेगा बेसिस पे ये देखने के लिए कि भाई मुझे मसला किस चीज से हो रहा है। अगर मिसाल के तौर पर मैं चश्मा रिमूव कर दिया और मुझे दूर की नजर देखने में मसला है, तो इसका मतलब यह है कि मैं ऐसा कॉन्टेक्ट लेंस इस्तेमाल करूंगा जो या तो कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, जो भी मामला आपके पास होते हैं। तो ये फिजिक्स को यूज किया अपने पास, अपने यूज में लाने के लिए। अल्ट्रासाउंड में क्या है? वेव्स आ रही हैं आपके पास, और वेव्स भी ऐसी वेव्स आ रही हैं जो कि हार्ड स्ट्रक्चर को क्रॉस करते हुए सॉफ्ट स्ट्रक्चर की तस्वीरें आपको बना के दे देती हैं। एक्सरे, इसका उल्टा एक्सरे है। अल्ट्रासाउंड में हम सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स को देखते हैं ना, अंदर के बॉडी के ऑर्गन्स को। एक्सरे में हम हार्ड स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स को नहीं देखते। सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स में आप कभी नहीं देखोगे एक्सरे के अंदर आपका जो फेफड़े नजर आ रहे हैं, मैदा नजर आ रहा है, नहीं, बोन्स नजर आएंगे बिकॉज दे आर हार्ड एंड डेंस। तो वेव्स को यूज कर रहे हैं हम अपनी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में से ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? अगर एनर्जी के बेसिस पे देखूं तो अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में से ज्यादा पावरफुल एनर्जी किसकी होती है? एक्सरे की एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए कहते हैं एक्सरे कम से कम कराया करो, क्योंकि उसकी रेडिएशन आपके सेल्स को डैमेज कर सकती हैं। तो एक्सरे ज्यादा आपके पास पावरफुल होता है, ठीक हो गया ना। इसके अलावा जिक्र किया, मेरे ख्याल में अब्दुल हादी ने जिक्र किया, शायद गलत नाम ना ले दिया हो मैंने, रेडियो लेबलिंग का। डू यू गाइस नो व्हाट रेडियो लेबलिंग इज? रेडियो लेबलिंग मैं बताता हूं। मिसाल के तौर पे मुझे आप लोगों ने केल्विन साइकिल पढ़ी है? केल्विन साइकिल नाम सुना है? केल्विन साइकिल का फॉसिल का पता कार्बन डेटिंग से लगाते हैं, रेडियो लेबल से भी करते हैं, लेकिन वो बड़ा कम इस्तेमाल होती है वो चीज। आप लोगों ने केल्विन साइकिल नहीं पढ़ी? अच्छा, मिसाल के तौर में आपको चीज बताता हूं। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, हमारी बॉडी में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं ना, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। मिसाल के तौर पे मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि कोई दवाई मैंने खाई है, वो या कोई दवाई मैंने सेल को दी है, वो दवाई सेल के कौन कौन से पार्ट में जाती है।
ठीक है, कौन कौन से पार्ट में आती है। अब सेल ये रहा, मैंने दवाई डाल दी उसके अंदर, अब मुझे क्या पता वो दवाई कहाँ कहाँ जा रही होगी। तो दवाई के अंदर अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ना, तो उनमें से मैं किसी एक एलिमेंट को पकड़ूंगा और उस एलिमेंट को रिप्लेस करवा दूंगा विद रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मिसाल के तौर पे कार्बन का भी एक रेडियो एक्टिव आपके पास जो है ना वो लेबल मिलता है, कार्बन मैंने इस्तेमाल कर दिया। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने पास से रेडिएशंस निकालता है। मैरी क्यूरी का नाम सुना है, नेटफ्लिक्स के ऊपर उसकी सीरीज भी आई है मैरी क्यूरी की। डू यू गाइस नो अबाउट मैरी क्यूरी? बड़ी मशहूर साइंटिस्ट थी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम किया था। नहीं पता? हाँ हाँ पता है। तो मैरी क्यूरी के पास भी यूरेनियम था और प्लूटोनियम थे, मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे जो वो अपने दराज में रखती थी, इस तरह से जैसे कोई पत्थर वत्थर रखा हुआ। रेडियम था उनके पास, यस। जैसे हम आमतौर पे जो अंगूठी के पत्थर वत्थर रख लेते हैं ना अपने पास कि इससे जो शगुन और शुभकामनाएं में मिलेंगी, तो उन्होंने भी अपने पास रेडियम रखा हुआ था ऐसी। वो रेडिएशंस निकालता रहता तब भी रेगुलर बेसिस पर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का खतरा यही होता है कि वो रेडिएशंस निकालते हैं और वो आपकी बॉडी को जाके डैमेज कर सकता है। बड़ी खतरनाक चीज होती है ये। अब मेरी बात समझो, तो हमने कार्बन को, नॉर्मल कार्बन को दवाई के अंदर रिप्लेस कर दिया विद रेडियो एक्टिव कार्बन। अब क्या होगा कि जहां जहां वो आपके पास जाएगी ना दवाई, कार्बन भी वहां जाएगा और कार्बन अपने पास से वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन पे करा होगा। अब हमें क्या होगा, हम डिटेक्ट कर लेंगे कि हमारे पास वो रेडिएशन कहाँ से रही है। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है, अच्छा साइटोप्लाज्म से आ रही है, अच्छा सेल मेम्ब्रेन से आ रही है, इसका मतलब है दवाई वहां पहुंची भी है। तो रेडियो लेबलिंग से हम ट्रेस कर लेते हैं किसी भी एलिमेंट की प्रेजेंस को इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। वो हमारी मर्जी का भी हो सकता है कि हम अपनी मर्जी से जानबूझ के ऐसा स्ट्रक्चर इंड्यूस करवाएं ताकि हमें वो कोई एलिमेंट इंड्यूस कराएं ताकि हम उसको ट्रैक नाप सकें कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। बगैर इससे कैंसर का इलाज, इससे कैंसर का इलाज भी किया जाता है। रेडियो एक्टिव कुछ रेडिएशंस यूज की जाती हैं लेकिन बड़ी नपे तुले अंदाज से कि वो आपके सेल्स को उनसे किल किया जा सके। तो कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं रेडियो लेबलिंग की, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये आपकी इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा इसके अलावा हमारे पास, मैं अगर आप में से किसी को कहूं कि बेटा आपको जो है वो हम चांद पे भेज रहे हैं, आप लोग जाओगे? कोई जाएगा? कोई है जिसको शौक हो चांद पे जाने का? हाँ चले। अंशरा बोली मैं जाऊंगी, फातिमा बोली सर मैं भी जाऊंगी, हसन भी बोला, सब जा रहे हैं भाई, सब जा रहे हैं। अच्छा चलो। अच्छा अगर हम आपको भेज रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बाहर चांद पे, पहले पाकिस्तानी बच्चा 9th क्लास का जो कि चांद पे जा रहा है, मैं आपसे बोलूं बेटा आपने ना जितने भी एस्ट्रोनॉट के सूट है ना वो नहीं पहन के जाना। आप जाओगे? फिर कौन जाएगा? मैंने कहा आपने एस्ट्रोनॉट वाला सूट जो होता पूरी, अरे वो पहन के नहीं आना, हम आपको ऐसी यूं फेंकेंगे और स्पेस शटल आपको जो है ना स्पेसशिप ऐसी ऊपर से ड्रॉप कर देगी, आप जाके चांद पे बैठ जाएगा, क्या टेंशन है? आप बोलोगे मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? हैदर कह रहे मैं फिर भी जाऊंगा। ओहो, मुझे लग रहा है हैदर जो है वो प्लेनेट क्रिप्टॉन से आए हैं और उनको उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा इसका। बाकी लोग अर्थ के हैं तो अर्थ के लोगों पर फर्क पड़ेगा। उस वहां ऑक्सीजन नहीं है और एक और पता है क्या चीज नहीं है वहां पर? प्रेशर जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना वो नहीं है वहां पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है वहां पर। अगर आप समंदर की तह में अंदर जाना शुरू करो, जहां टाइटैनिक है, टाइटैनिक जहां डूबी हुई पता है ना, वहां पर टाइटैनिक जहां पर है वहां पर हमारे पास एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर आप कुछ मिली सेकेंड्स के लिए भी अपने कैप्सूल से लोहे के बाहर निकलोगे ना, पिचक जाओगे इस तरह से करके। क्यों? क्योंकि पानी का प्रेशर इतना है कि पानी आपको पिचका देगा। अच्छा लेकिन जैसे जैसे आप आसमान की तरफ जाते आते हो ना, पहाड़ियों से ऊपर निकल के जा रहे हो आसमान की तरफ ऊपर, वैसे वैसे एयर कम होती जाएगी तो एयर का प्रेशर कम होता चले आता है आपके ऊपर। ये कई साल पहले, बहुत पहले किसी बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें क्या था, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जरा सुनना ये बात, आपको बायोलॉजी का मसला समझ में आएगा कि बायोलॉजी का इसमें क्यों अमल दखल डाल रहा हूं मैं। उस आदमी ने अपने साथ कुछ मतलब हॉट एयर बलून वगैरह अटैच करवाया और वो भाई साहब उड़ते चले गए आसमान की तरफ। जा रहे लोग देख रहे हैं, खुश हो रहे हो। कुछ घंटों के बाद दोबारा वापस नीचे आ रहा है हॉट एयर बलून और उसमें जो है वो जो भी अंकल थे वो जो जा रहे थे उनकी जो है डेड बॉडी लटकी हुई थी। अब कुछ लोगों ने, पुराना वक्त था तो लोगों ने कहा कोई बलाएं जो थी वो आ गई, कोई जिन्नात विन्नात ने इनको मंच मार दिया। ऐसा नहीं हुआ था। पता है क्या हुआ था? हम जब इस वक्त इस सी लेवल के ऊपर मौजूद है ना, तो हमारी बॉडी के ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है हवा का वेट पूरा, हमारे अंदर से जो ब्लड है ना वो उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ अप्लाई कर रहा है।
तो चीजें इक्विलिब्रियम में मेंटेन्ड है। जब हम पानी में इतना अंदर चले जाएंगे कि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ब्लड का प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएगा बाहर के लिए प्रेशर को, बाहर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, और बाहर का प्रेशर अंदर हमें दबा रहा है, तो हम बैलेंस में है बीच में। अगर बाहर का प्रेशर इतना बढ़ जाए कि अंदर का ब्लड का प्रेशर बाहर के प्रेशर को कोइंसाइड ना कर पाए तो हम पिचक जाएंगे, ऐसा है कि नहीं है। और अगर हम इतना ऊपर चले गए कि हमारे पास बाहर का प्रेशर ही नहीं है और अंदर से प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या होगा, सारी नसें फट जाएंगी, नाक और कानों से खून निकलना शुरू हो जाएगा, मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका इतना, वो तो एक नॉर्मल लेवल पे होगा ना, लेकिन नॉर्मल लेवल एट सी लेवल। आप यहां से ऊपर जाओगे जहां एयर प्रेशर ही नहीं है, कान फट जाएंगे आपके प्रेशर की वजह से और खून बहना शुरू हो जाएगा नाक से, क्योंकि वहां ऊपर प्रेशर नहीं है आपके पास। उन अंकल के साथ भी हुआ था जो बारे में उड़ के गए थे, ठीक हो गया ना। तो अब देखो क्या मसला है, अगर हम आपको मून पे लैंड करवा देते हैं विदाउट एनी एस्ट्रोनॉट सूट, तो जो प्रेशर आपके पास है ना बिल्कुल जो खत्म हो जाएगा वहां जाके, वैक्यूम है ना, एयर नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, तो सांस लेना तो दूर की बात है। चलो उसके साथ आईसीयू का वो जो पूरा वेंटिलेटर सिस्टम होता है लटका के ले चलेगा अपने साथ, लेकिन उस बाहर के प्रेशर का क्या करोगे जो प्रेशर ही नहीं है। जब बाहर प्रेशर नहीं है तो बॉडी प्रेशर मारेगी बाहर की तरफ, और जब बॉडी बाहर प्रेशर लगाएगी तो आपका वही होगा, कान वान फट जाएंगे, कान के पर्दे फट जाएंगे, नाक से खून बहने लगेगा, और बॉडी में आपके पास सारी अंदर जो है वो नील पड़ जाएंगे और अंदर अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, आप मर जाओगे, ठीक है। तो ये डेथ इनएविटेबल होगी। फिर दूसरा मसला ग्रेविटी का, बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपने आप को। चलो ग्रेविटी का कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लें। हमारे अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर है, नाम सुना है ना ओजोन का, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का नाम सुना है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सोलर रेडिएशन से, है ना। उस मून के ऊपर वो भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली सूरज की शुआओं के और रेडिएशन के सामने होंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, बॉडी में सेल्स रप्चर होने लगेंगे, और ज्यादा अगर सोलर रेडिएशन मिलेंगी तो उससे कैंसर हो जाएगा। यस मुगीज, वो आपके पास O3 होता है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं हमें, O3 यानी जो आपकी ओजोन होती है। जब मून के ऊपर वो नहीं है तो गए काम से। अब देखो ये सारी चीजें क्या है, ये रेडिएशन जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओजोन रेडिएशंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर अप्लाई हो रहा है ना, प्रेशर डेंसिटी। इसके अलावा हमारे पास जो हमने सारी बातें की हैं, अल्ट्रावायलेट, ये अपना अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे की, रेडियो लेबलिंग की, ये सारी चीजें क्या है, फिजिक्स की एप्लीकेशंस ऑन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स के अंदर। इसका मतलब ये कि फिजिक्स से हम जान छुड़ा भी लें तब भी हम जान नहीं छुड़ा सकते। मेरी चूंकि अपनी फील्ड एक है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, प्लांट्स के बारे में हम लोग काम करते हैं, तो हमारे पास अच्छी खासी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होती है। उसमें क्या होता है, हम प्लांट के ऊपर क्लिप लगाते हैं, कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कभी जब बायोलॉजी की बायोएनर्जेटिक्स पढ़ेंगे तो मैं दिखाऊंगा हम लोग कैसे काम करते हैं। हम पौधे के पत्ते के ऊपर ना क्लिप लगाते हैं, छोटा सा क्लिप, उसके साथ एक मशीन अटैच होती है। इसको मशीन का वर्ड जो है ना जर्मनी से मंगवाएंगे अगर ड्यूटी लगने के साथ, तो वो पड़ जाएगी आपको 3 से 4 करोड़ की, ठीक है ना। तो 3 से 4 करोड़ की मैं सुपरा खरीद सकता हूँ, लेकिन वो खैर यूनिवर्सिटी में पड़ी हुई है तो क्या करें। तो वो क्लिप लगाते हैं उसके साथ हम लोग, और क्लिप से हमें रीडिंग्स मिलती हैं कि हमारे पास जो पत्ता है वो कितनी ऑक्सीजन निकाल रहा है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, कितनी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कितनी लाइट रिएक्शन हो रही है, कितनी कार्बन फिक्स हो रही है, सारे रिएक्शंस बताते हैं वो क्लिप लगा के। और वो क्लिप पता है कैसे काम करता है, उस क्लिप के साथ एक लाइट जारी होती है, लाइट पड़ती यूं करके, जैसे लेजर बीम होती है ना, लेजर बीम वैसी। वो लेजर बीम से के सामने से जितने मॉलिक्यूल गुजरते हैं ना, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो उन सबको नोट डाउन करके आपको रीडिंग बता रहा होता है। ये जो मशीन हम बनाते हैं ना, जिसमें से लेजर निकल रही होती है, उसको हम कहते हैं आपके पास इर्गा, IRGA। इर्गा का फुल फॉर्म होता है इंफ्रारेड गैस एनालाइजर। इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करते हैं लेजर की फॉर्म में, ऐसे 2 लेजर जाती हैं, और उसके सामने से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल गुजरता है ना, वो उनके स्ट्रक्चर को नोट करके उसकी बेसिस पे डिफरेंट करके बता देता है कि इतने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स गुजरे हैं, इतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स गुजरे हैं। ये जो पूरी मशीन बन रही है, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए बन रही है, लेकिन ये कौन सी साइंस इस्तेमाल होकर बन रही है, ये फिजिक्स को इस्तेमाल करके हम बनाया है हमने। तो आप फिजिक्स से जान छुड़ाना चाहो तब भी नहीं छुड़ा सकते। तो ये इस तरह की चीजें आपके पास चल रही होती है। आगे चलते हैं जरा इससे। बायोमेट्री मैथ्स और तकरीबन समझो कि बायोलॉजी साथ साथ मिला के हो रहा है। मैथ्स और बायोलॉजी साथ साथ कैसे मिलके काम चलाते हैं, जरा ये भी समझ लेना। हम कह रहे हैं डेटा की कलेक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। आप लोग नेशनल ज्योग्राफी देखते हो, नेशनल ज्योग्राफिक, एनिमल प्लैनेट, इस तरह की चीजें।
उसमें आपने एक चीज नोट की होगी कि जो रेंजर्स होते हैं ना, अफ्रीकन सफारी के रेंजर्स, वो क्या करते हैं, उन्होंने ना कुछ कॉलर्स लगाए हुए होते हैं, टैगिंग की हुई होती है जानवरों के ऊपर। वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे वो जाके उसको ट्रैंकुलाइजर शॉट देते हैं शेर को, शेर पड़ा जाते हैं करके, वो जाते हैं फिर उसके पास से कुछ सैंपल्स लेते हैं, फिर उसके वो रेडियो मीटर्स वगैरह होते हैं, उनके पास डिस्क लगी हुई होती है, सैटेलाइट डिस्क, वो उससे सिग्नल्स कैच करते हैं, उसको ट्रेस करते हुए जाते हैं। ये जो उन्होंने ट्रैकर लगाए हुए होते हैं ना जानवरों के ऊपर, ये इसलिए लगाए हुए होते हैं ताकि उनका नंबर कैलकुलेट कर सकें, कितने आपके पास थे, अब कितने हो गए, उसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, उसके साथ बच्चे कितने हैं, उसका पूरा ग्रुप कितना बड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अकेला हो गया हो। ये सारी चीजें जो है वो हम लोग आमतौर पे बायोमेट्री में चेक कर रहे होते हैं, कलेक्शन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डाटा की, और उसके बाद उसकी एनालिसिस करते हैं कि उसकी पॉपुलेशन बढ़ी या कम हुई है। तो यहाँ पर मैथ्स का इस्तेमाल हो रहा है आपके पास बायोलॉजी के अंदर। फिर हम चलते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? आपके पास कार्बोहाइड्रेट, शुगर का बनना पौधे के अंदर, फैट्स का बनना, जो भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके जो है बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहा हो, मिसाल के तौर पे ग्लूकोज का बनना, मुगीज ने कहा ग्लूकोज का बनना या टूटना सारा बायोकेमिस्ट्री है। अच्छा, नर्व इंपल्स जानते हो किसको कहते हैं? नर्व इंपल्स आपके पास इस साल नहीं अगले साल होगी। नर्व इंपल्स के मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मेरी बात सुन रहे हो, ब्रेन के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये सारे बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, बायो जियोग्राफी पे आ जाओ, फिर बस क्लास को एंड कर रहा हूं आज की क्लास को, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, सुकून से करके करेंगे। बायो जियोग्राफी, कौन सा जानवर, कौन से ऑर्गेनिजम्स किस जगह पे रह रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है मुख्तलिफ जियोग्राफिकल पोर्शन में। मिसाल के तौर पे पेंगुइन आपको अफ्रीका में नहीं मिलेगी। पेंगुइन कहां होती है? पेंगुइन कहां होती है? पेंगुइन एंटार्क्टिका में। अच्छा, आपको पोलर बेयर, पोलर बेयर पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। पोलर बेयर भी कहां मिलेगा? वो नॉर्थ पोल की तरफ मिलेगा, आपके अमेरिका के बिल्कुल ऊपर की तरफ, कनाडा के नॉर्थ की तरफ या रशिया के नॉर्थ की तरफ। पांडा आपको चाइना में मिलेगा। ठीक हो गया ना? इसी तरह से हमारे पास जो जैगुआर्स हैं, जैगुआर पता है क्या होता है? जैगुआर अफ्रीकन लाइन अफ्रीका में मिलेगा। जैगुआर्स आपको मिलेंगे खासतौर पे ब्राजीलियन रीजन्स के अंदर, वो जो लेपर्ड की तरह। वन ऑफ माय फेवरेट फीलाइंस, कैट फैमिली मेरे पसंदीदा एनिमल्स में से एक है जैगुआर, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट कैन स्विम, इट कैन क्लाइम, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइट। हालांकि छोटी बिल्ली होती है वो, लायन और टाइगर इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जैगुआर होता है अच्छा खासी मजबूत। और कभी आप उसको देखो तो उसके वो क्रोकोडाइल्स को भी, एलिगेटर्स को भी, केमन्स को भी पानी में से खींच के निकाल लेते हैं। हालांकि पानी क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स का अपना ग्राउंड होता है, उसको उनकी अपना होम ग्राउंड होता है, वो वहां से भी घुस के उनको खींच के निकाल लेता है। तो जैगुआर्स आपको मिलेंगे ब्राजील के अंदर या अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के अंदर। तो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये हम पढ़ते हैं बायो जियोग्राफी के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? आखिरी बात कर लेते हैं, बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, उसको हम बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे मीट सबसे अच्छा किससे मिलेगा? गाय से मिल सकता है। सबसे अच्छा गोट का होता है, लेकिन महंगी है, कम तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भैंस को पकड़ो भाई, भैंस और गाय को पकड़ो, इनका गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, साइज में बड़ा होता है, तो सेल आपके पास एक गाय से ज्यादा हो जाएगा। अगर हम एक बकरे को इस्तेमाल करेंगे तो एक बकरा जो है ना उसका गोश्त कम निकलेगा, गाय का गोश्त ज्यादा निकलेगा, तो इसको इस्तेमाल करो, इकोनॉमिकली फीजिबल है। मछली की बात कर लें, अब आप देखो, आप शादियों में जाते हो, कराची वालों से खास तौर पे बात कर रहा हूँ क्योंकि जो इंटीरियर सिंध वाला बंदा है उसको तो फ्रेश मछली मिल जाती है, बेहतरीन वाली मिल जाती है, पल्ला वल्ला मिल जाती है ना वहां पर। लेकिन जो कराची वाला बंदा है, अगर वो किसी की शादी अटेंड करता है ना, तो कराची वाले की शादी के अंदर अनटिल अनलेस कि वो खुद मेन्यू में डलवाए, कराची वाले की शादी के अंदर आपको कोई अच्छी मछली नहीं मिलेगी। वो आमतौर पे कोई ऐमी मछली होती है जिसको आमतौर पर फ्राई करते हैं, अनटिल अनलेस कि आप मेन्यू में खुद खड़े होकर बनवाओ। यस, फिंगर फिश इस्तेमाल करते हैं। अब आप इकोनॉमिकली देख रहे हो, फिंगर फिश जो है ना सस्ती है और ज्यादा फ्राई हो जाएगी, ज्यादा बन जाएगी और हमारा पैसा बच जाएगा। ये इकोनॉमिकल बायोलॉजी के अंदर, ये बायो इकोनॉमी के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं। लो क्वालिटी चीज कम पैसों में ज्यादा बिक जाती है आपके पास। ठीक हो गया? तो ये वाली चीज हमारे पास होती है, इसको हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं।
ठीक। तो बायो इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमी की बेसिस पे कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे अच्छा है कौन सा बुरा है उसको हम आमतौर पे देख रहे होते हैं। आप कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि हम जो है ना वो टूना फिश, ठीक है, या पापलेट, ठीक है, या सुरमई आप शादी में खिला रहे हो किसी को, कभी कोई नहीं खिलाएगा, इतनी महंगी है वो। तो आप कोशिश करते हो कि इकोनॉमिकली कोई सस्ती चीज पकड़ो और उसको लपेट के बंदे को खिला दो, सब लोग मछली का भी वो मिल जाए, ट्विस्ट मिल जाए, और जो है वो आपका नाम भी बन जाए, पैसा भी बच जाए आपका। तो इकोनॉमी में हम बेसिकली ये सारी चीज देख रहे होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये आपके पास ये फर्दर वो ब्रांचेस थी बायोलॉजी की जो साइंस बायो के रिलेशनशिप में होती है।